अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जाहिद आराई, लेक्चर इन फिज़िक्स। हम एंटीटेस्ट सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और आज उस सीरीज़ का पहले चैप्टर से पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन, जिसमें ना सिर्फ हम फिज़िक्स को डिस्कस करेंगे, फिज़िक्स की टेक्निकल डेफिनेशन और आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट फिज़िक्स के हवाले से, उसके साथ साथ फिज़िक्स की मल्टीपल ब्रांचेस जो हमारे कोर्स में हैं उनकी डिटेल्ड डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। अगर फिज़िक्स के बारे में जानने की कोशिश की जाए कि फ़िज़िक्स क्या है, तो हम कहते हैं कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी साइंटिफिक फेनामेना या फिर नॉन साइंटिफिक फेनामेना जो भी हो रहा है, उस हर फेनामेना के साइंटिफिक जवाब हमें फिज़िक्स देती है। फॉर सपोज, जैसे कि मैंने ये ब्लू टाइप शर्ट पहनी हुई है, आपको ब्लू अपीयर हो रही है, मैं सवाल करूं कि ये ब्लू अपीयर क्यों हो रही है, इसका जवाब हमें फिजिक्स देती है कि दिस इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी तरह हम अपनी लग्जरियस लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम एयर कंडीशन यूज़ करते हैं, लाइट्स यूज़ करते हैं, मल्टीपल एलईडीज़ यूज़ करते हैं, ये कैमरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। ये सारे के सारा सेटअप कौन सी चीज़ें हमें बता रही, फिजिक्स हमें बता रही है कि ये सारी की सारी चीज़ें कैसे काम करती है। इवन हम अपने पैदा होने से लेकर मर जाने तक, सुबह जागने से लेकर रात को सो जाने तक, हर वक्त फिज़िक्स की एप्लीकेशंस में घिरे हुए हैं। तो आखिर फिज़िक्स है क्या? पुराने ज़माने में फिज़िक्स को डिफ़ाइन किया जाता था कि फ़िज़िक्स कोई या ग्रीक वर्ड फिजिकॉस से ड्राइव है और जिसका मतलब है नेचुरल। ओल्ड कॉन्सेप्ट इसका जो था वो था कि ये किसी वर्ड फिजिकॉस से ड्राइव है और इस फिजिकॉस का मतलब है नेचुरल। ठीक है, तो इसका मतलब इस ओल्ड कॉन्सेप्ट के मुताबिक फिजिक्स को डिफाइन किया जाता था कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना। बहुत लंबे अरसे तक ये डेफिनेशन चली कि फिजिक्स क्या है, इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना। उसके बाद जब साइंस ने तरक्की की तो पता चला कि नेचुरल फिनोमेना तो बहुत से हैं। फिजिक्स सारे के सारे नेचुरल फिनोमेना की स्टडी नहीं है, कुछ चीज़ें बायोलॉजिकल फिनोमेना भी हैं जिनको फिजिक्स डिफाइन नहीं करती। ईयर 1905 में आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी जिसे कहा जाता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और एक नया कॉन्सेप्ट फिज़िक्स को डिफ़ाइन करने का हमें मिला। और वो नया कॉन्सेप्ट ये बहुत मशहूर इक्वेशन डिफ़ाइन करती है, दैट इज़ E इज़ इक्वल्स टू mc²। ओके, ये वो इक्वेशन है जिसने फिज़िक्स को डिफ़ाइन करने का अंदाज़ चेंज किया, जिसने फिज़िक्स की डेफिनेशन चेंज कर दी, जिसने फिज़िक्स का कोर आइडिया हमें बताया कि फिज़िक्स आखिर है क्या। यहाँ पर E एनर्जी है, M मास है जो कि किसी मैटर का ही होता है, और c² कोई कांस्टेंट है जिसमें c जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है। राइट, इस इक्वेशन का कोर कॉन्सेप्ट बहुत से लोग अलग अलग बताते हैं, काफ़ी मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं इसके हवाले से, लेकिन जो इसका आसान तरीन कॉन्सेप्ट जो कि आइंस्टाइन ने बताया वो ये था कि इस इक्वेशन के मुताबिक एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी को मटेरियलाइज किया जा सकता है, एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, और मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस इक्वेशन का मतलब सिर्फ ये है कि इट इज़ द इंटर कन्वर्जन ऑफ, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये इस इक्वेशन का मतलब है। ओके, खास चीज़ याद रखनी है आपने, क्या, मैटर और एनर्जी, और इसी चीज़ को फिज़िक्स कहा जाता है। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स?
We say that physics is nothing but the study of matter and energy. मैटर और एनर्जी की जो स्टडी है उसकी इंटरकन्वर्जन, कौन से लॉज फॉलो किए जाते हैं, क्या क्या चेंजेस आती हैं इस कन्वर्जन के लिए, इस सारी की सारी स्टडी को फिजिक्स कहा जाता है। ओके, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं, एक बड़ी सारी किताब खुलती है जो कि लामहदूद किताब है फिज़िक्स के हवाले से। कुछ चीज़ा चीज़ें, कुछ ख़ास चीज़ें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान सी चीज़ जिसको हम मैटर कहते हैं, जो कि हर बच्चा जानता होगा कि मैटर क्या है। सो व्हाट इज़ मैटर, यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं फिज़िक्स और उसकी ब्रांचेस को। वी से दैट हर वो चीज़ जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो, मतलब कि वो कोई ना कोई शेप रखे, वो कोई ना कोई जगह घेरे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, और उसके साथ साथ हर वो चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मास हो, तो आप उस चीज़ को कहेंगे मैटर। तो मैटर की दो खुसूसियात हैं कि मैटर को वॉल्यूम होता है, मतलब वो जगह घेरता है, उसके साथ साथ उसको मास होता है। ओके, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मैटर के हवाले से। अगर आपसे सवाल किया जाए कि मैटर किस चीज़ का बना हुआ है, सो मैटर किस चीज़ का बना हुआ है, तो बहुत आसानी से हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि ये बना हुआ है एटम्स का और मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का या फिर मॉलिक्यूल्स का, राइट। अब एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल को डिफ़ाइन करने से पहले हम बेसिक चीज़ एटम को डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो एटम क्या है? एटम के हवाले से भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स और फिर कुछ नए कॉन्सेप्ट। एटम को कहा गया है कि ये किसी वर्ड एटमस से निकाला गया है और जिसका मतलब है अनकटेबल या फिर अनस्लाइसेबल या फिर इनडिविजिबल। ओके, पास्ट में ये ऐसे इसको कहा जाता था। कितने पास्ट में? 300 BC। ये आइडिया दिया था डेमोक्रेटस ने। 300 BC में डेमोक्रेटस ने कहा कि एटम एटमस से लिया गया है जो कि अनकटेबल, अनस्लाइसेबल या फिर अनडिविजिबल है। मतलब एटम कोई ऐसी एंटिटी है जिसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता, जो कि सबसे छोटी कोई चीज़ है, सबसे छोटी, और हर एक चीज़ एटम से मिलकर बनी हुई है। ये आइडिया तब तक तो सही था, 300 BC में तो सही था, उसके बहुत सारे सालों बाद भी ये आइडिया सही था। लेकिन आज हम 2020 में, जो कि वर्स्ट ईयर माना जा रहा है, 2020, इसका मतलब 300 BC से हम तकरीबन 2320 साल आगे निकल चुके हैं। हाउ मेनी ईयर्स? 2320 ईयर्स अहेड। क्या इतने सारे सालों बाद, 2320 सालों बाद, ये कॉन्सेप्ट सही रहा होगा? याद रखें, साइंस में हर नए दिन कोई ना कोई नई चीज़ डिस्कवर होती है, तो पॉसिबल नहीं है कि वो कॉन्सेप्ट जो आज से इतने साल पुराना है वो कॉन्सेप्ट आज तक सही हो। लेकिन बचपन में हमें यही पढ़ाया जाता है कि एटम इज़ अ वेरी स्मॉलेस्ट थिंग, इज़ द स्मॉलेस्ट एंटिटी, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, सबसे छोटा है ये, इसको मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता। पर नहीं, ऐसा नहीं है। अब मॉडर्न टाइम में हम इसको ऐसे डिफ़ाइन नहीं करते। तब तो सही था, ऐसे डिफ़ाइन किया करते थे बेसिक नॉलेज हासिल करने के लिए। लेकिन अब बड़े लेवल पर हम कहते हैं कि नहीं जी, एटम जो है वो अनकटेबल नहीं है, अनस्लाइसेबल नहीं है, अनडिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एटम के अंदर बहुत सारी और चीज़ें भी डिस्कवर हुई। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ,
फिर न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। जब ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कवर हो गई जो कि एटम के अंदर ही हैं, तो फिर एटम तो इंडिविजिबल या अनस्लाइसेबल या अनकटेबल या सबसे छोटा पार्टिकल नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ कि एटम से छोटे पार्टिकल्स भी हैं। तो अब हम कहते हैं कि एटम जो है वो एक टाइनी पार्टिकल है, नॉट स्मॉलेस्ट, नॉट स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट से मतलब ये है कि सबसे छोटा, एटम स्मॉलेस्ट नहीं है। हाँ, यस, इट इज़ अ स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल या फिर टाइनी पार्टिकल, जिसके अंदर क्या क्या है। हम कहते हैं कि एटम के अंदर तीन चीज़ें हैं, तीन मेन चीज़ें, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब इसका मतलब, अब जब हम जानते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, जो कि डेफिनेटली अगर अंदर हैं तो एटम से छोटे हुए, तो फिर एटम को स्मॉलेस्ट कहना गलत है। हाँ, एटम छोटा सा पार्टिकल ज़रूर है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कोई पोजीशन भी है एटम में, तो एटम का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लेते हैं कि एटम का एक सेंट्रल हिस्सा होता है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर जो हिस्सा है जिसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहा जाता है, वो पजेस करता है शेल्स जिसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, राइट। तो फिर अब हम ये कह सकते हैं कि एटम के दो खास हिस्से हैं, एक है न्यूक्लियर पोर्शन, न्यूक्लियर पार्ट जो कि न्यूक्लियस खुद है, और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट करता है, रिवॉल्व करता है। बहुत से एटॉमिक मॉडल्स में इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर अलग अलग शो किया गया है। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, राइट। अब अगर यहाँ पर सवाल किया जाए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों में से कौन सा पार्टिकल फंडामेंटल है और कौन सा पार्टिकल नॉन फंडामेंटल या कॉम्पोजिट है, ये समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि फंडामेंटल या कॉम्पोजिट पार्टिकल से क्या मुराद है। यू मे टेक स्क्रीनशॉट। ओके, डन। सो आई मे इरेज इट। Yes, we are talking on an atom. एटम के तीन पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं, और सवाल क्या है, MCQ। Which of the following is or are fundamental particle? So we may have choices: electron, proton, neutron and all of these, right? Generally देखने वाला बंदा कहेगा all of these, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फंडामेंटल पार्टिकल से क्या मुराद है, ठीक है। तो हम फंडामेंटल पार्टिकल या फंडामेंटल क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जो कि किसी और चीज़ की बनी हुई ना हो, जो कि सेल्फ एग्जिस्टिंग हो। तो फंडामेंटल पार्टिकल भी उसी पार्टिकल को कहा जाएगा जो कि सेल्फ मेड हो, जो कि किसी और का बना हुआ ना हो। तो
ऐसे पार्टिकल को फंडामेंटल पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों में से कौन सा पार्टिकल फंडामेंटल है, या सारे फंडामेंटल हैं, या कोई भी फंडामेंटल नहीं है? हम कहते हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं हैं। अगर ये फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं हैं तो फिर ये क्या है? हम कहते हैं कि ये कॉम्पोजिट पार्टिकल्स हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर दी कॉम्पोजिट पार्टिकल्स। अगर इन्हें कंपोजिट पार्टिकल्स कहा जा रहा है तो सवाल पैदा होता है कि ये किस चीज़ के कंपोज्ड हैं? कंपोज्ड ऑफ व्हाट? ये किस चीज़ के कंपोज्ड हुए हैं? हम कहते हैं कि जी ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कुछ और छोटे पार्टिकल्स के कंपोज्ड हुए हुए हैं, और उन पार्टिकल्स को कहा जाता है क्वार्क्स। राइट? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके कंपोज्ड हुए हुए हैं? क्वार्क्स के। यहाँ पर स्टोरी शुरू होती है फिजिक्स की ब्रांचेस की और कुछ इंटरेस्टिंग पोर्शंस की। राइट? क्वार्क्स क्या है? हम कहते हैं कि क्वार्क्स फंडामेंटल हैं। क्वार्क्स अब तक के जाने वाले सबसे छोटे पार्टिकल्स माने जाते हैं। क्वार्क्स के टोटल 6 फ्लेवर्स होते हैं, और वो फ्लेवर्स ये हैं कुछ के क्वार्क्स जो हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं। अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंज, चार्म। राइट? ये क्वार्क्स हैं। ये जो ऊपर वाले क्वार्क्स हैं इन पर चार्ज होती है पॉजिटिव 2/3, और ये नीचे वाले जो क्वार्क्स हैं इन पर चार्ज होती है -1/3। राइट? क्वार्क्स क्या हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। राइट? एक फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे पास क्वार्क्स आ गए, और एक यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। क्वार्क्स की जैसे एक फैमिली है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी किसी फैमिली का हिस्सा है, और उस फैमिली को लेप्टॉन फैमिली कहा जाता है। सो देयर आर 2 फैमिलीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। राइट? सो फंडामेंटल पार्टिकल्स की 2 फैमिलीज हैं। कौन सी? एक फैमिली है जिसे कहा जाता है क्वार्क फैमिली, और दूसरी जो है वो है लेप्टॉन। राइट? लेप्टॉन फैमिली एंड क्वार्क। क्वार्क फैमिली के भी 6 मेंबर्स हैं, और लेप्टॉन फैमिली के भी 6 मेंबर्स हैं। राइट? हियर कम्स अ क्वेश्चन फॉर यू। क्वार्क्स फैमिली के 6 मेंबर्स तो मैंने ये लिख दिए हैं। लेप्टॉन फैमिली के 6 मेंबर्स में से एक मेंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया है जो कि है इलेक्ट्रॉन। लेप्टॉन फैमिली के बाकी के 5 मेंबर्स जो हैं वो आपने बताने हैं कि कौन से। यू मस्ट राइट देम इन कमेंट बॉक्स, देन आई विल रेस्पॉन्ड वेदर यू आर राइट और नॉट। राइट? तो टोटल कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए? 6 और 6 12 फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए, 12 पार्टिकल्स। राइट? अब इन 12 फंडामेंटल पार्टिकल्स की स्टडी को पार्टिकल फिजिक्स कहा जाता है। फिजिक्स की ब्रांचेस में सबसे पहली ब्रांच हमारे कोर्स में जो बताई गई है पार्टिकल फिजिक्स। सो व्हाट इज पार्टिकल फिजिक्स? वी से दैट पार्टिकल फिजिक्स is the study of these fundamental particles. Right? So study of fundamental particles of nature and fundamental forces. Right? सो फंडामेंटल पार्टिकल्स को हमें पता चल गया कि 12 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। फंडामेंटल फोर्सेस कितनी हैं?
फंडामेंटल फोर्सेस जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं वो हैं टोटल 4 फोर्सेस। कौन कौन सी? वेरी फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड वन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ वन वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फोर्सेस आपने याद रखनी हैं। ये 4 फोर्सेस और 12 फंडामेंटल पार्टिकल्स की स्टडी को पार्टिकल फिजिक्स कहा जाता है। फर्दर हम ये भी सीखते जाएंगे कि ये 4 फोर्सेस कहाँ यूज़ होती हैं। अगले किसी लेक्चर में इनका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देंगे कि ये चारों फोर्सेस कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं। ओके, यू मस्ट कीप इन माइंड कि कितनी फंडामेंटल फोर्सेस हैं? 4 फंडामेंटल फोर्सेस। काफ़ी बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी फंडामेंटल फोर्स समझते हैं, मैग्नेटिक फोर्स को भी फंडामेंटल फोर्स समझते हैं। नो, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, 2 फोर्सेस इनमें से आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को शायद बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते होंगे और वीक न्यूक्लियर फोर्स को भी बहुत अच्छे से शायद नहीं जानते होंगे। जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो इन दोनों फोर्सेस को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। इज इट राइट? यू मे टेक स्क्रीनशॉट। जी, हमने 3 पार्टिकल्स डिस्कस कर लिए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज मानी जाती है, प्रोटॉन पर +1 चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर अगेन हमारे पास एक MCQ क्रिएट हो रहा है और वो क्वेश्चन ये है कि विच न्यूट्रॉन इज अ डैश पार्टिकल, राइट। सो इसके लिए हमारे पास चॉइसेस हैं, ए चार्जलेस, बी न्यूट्रल, सी मासलेस, डी फंडामेंटल। इन चारों चॉइसेस में अगर आपको जवाब देना पड़े इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जो है वो इनमें से कौन सा कैरेक्टर रखता है, तो क्या जवाब होगा? जी, ए। सो वन ऑफ माई स्टूडेंट सेज दैट इट इज़ ए। पर इस चीज़ का जवाब देने के लिए हमें पता होना चाहिए कि चार्जलेस और न्यूट्रल में क्या फ़र्क है। चार्जलेस और न्यूट्रल में क्या फ़र्क है? कॉमन सेंस कहता है कि ये दोनों सेम ही होंगे, देयर इज़ नो डिफरेंस इन बिटवीन देम, बट नो, फिजिक्स सेज देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन बिटवीन देम। एंड व्हाट इज़ दैट डिफरेंस? हम कहते हैं कि चार्जलेस वो होता है जिस पे कोई चार्ज हो ही नहीं, जिस पे चार्ज की एग्जिस्टेंस का कोई कॉन्सेप्ट ही ना हो, हैविंग नो चार्ज एट ऑल। ऐसी कोई चीज़ जिसका बिल्कुल भी कोई चार्ज ना हो, जिसके अंदर चार्ज का कोई कॉन्सेप्ट हो ही ना, नो कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, ऐसी किसी चीज़ को चार्जलेस कहा जाएगा। न्यूट्रल किसे कहते हैं? We say that ऐसी कोई चीज़ जिस पर नेट चार्ज 0 हो, हैविंग 0 नेट चार्ज। ऐसी कोई भी चीज़ जिस पर नेट चार्ज 0 हो, उस चीज़ को क्या कहा जाता है? न्यूट्रल। याद रखिएगा, अगर कोई चीज़ चार्जलेस है, जिस पर चार्ज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वो मासलेस भी नेसेसरी होगी। चार्जलेस जो क्वांटिटी है वो मासलेस भी होती है। ओके,
क्योंकि अगर उसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज होगा तो चार्ज को लाजमी है मास भी होगा। अगर चार्ज है ही नहीं इसका मतलब कोई मास नहीं है। इज इट राइट? तो चार्जलेस जो क्वांटिटी है वो मासलेस भी होगी, लेकिन न्यूट्रल क्वांटिटी का कुछ ना कुछ मास ज़रूर होगा। तो थोड़ा सा गौर कर लें, न्यूट्रॉन क्या मासलेस है? हम कहते हैं नहीं जी, न्यूट्रॉन का तो कुछ ना कुछ मास है, तो इसका मतलब ये चार्जलेस भी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये न्यूट्रल हो सकता है, इस पर नेट चार्ज ज़ीरो है। ओके, एक चीज़ ये। दूसरा, हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूट्रॉन एक कंपोजिट पार्टिकल है। किस चीज़ का कंपोज हुआ है? क्वार्क्स का। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रॉन के अंदर क्वार्क्स की कुछ चार्ज ऐड है, जिसकी वजह से टोटल चार्ज जो हुई वो ज़ीरो हो गई, जिसकी वजह से न्यूट्रॉन को न्यूट्रल कहा जाता है। न्यूट्रॉन इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल, नॉट अ चार्जलेस, not a massless particle, and neither it is a fundamental particle. Okay, so न्यूट्रल क्वांटिटी को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि न्यूट्रल क्वांटिटी को चार्ज्ड किया जा सकता है। इट कैन बी चार्ज्ड, इट कैन बी चार्ज्ड। इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन या इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो सकता है। जैसे कि एटम इलेक्ट्रिकली स्टेबल, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके लिए हम चार्जलेस नहीं कह सकते, तो उसको चार्ज किया जा सकता है, उसमें इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं या उसमें इलेक्ट्रॉन से ऐड किए जा सकते हैं, तो वो चार्ज हो जाएगा। तो न्यूट्रल चीज़ चार्ज हो सकती है, चार्जलेस कभी भी चार्ज नहीं होगी। इज इट राइट? ऐसा ही एक और सवाल है, देखते हैं कि आप लोगों का क्या आइडिया आता है। अगेन देयर इज अ क्वेश्चन, photon is a dash particle. A charged, chargeless. B neutral. C massless. And D both A and C and E none of these. Right? अब फोटोन के बारे में काफ़ी लोग फोटोन को चार्जलेस भी कह देते हैं, काफ़ी लोग फोटोन को न्यूट्रल भी कह देते हैं। तो याद रखें, मैंने यहाँ पर न्यूट्रल और चार्जलेस का एक और ख़ास कैरेक्टर यहाँ पर बयान किया है कि चार्जलेस जो है वो मासलेस भी होगा, न्यूट्रल जो है उसका कुछ ना कुछ मास लाजमी होगा। तो फोटॉन का मास है कि नहीं? हम कहते हैं कि फोटॉन जो है वो मासलेस है। फोटॉन अगर मासलेस है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो न्यूट्रल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल बॉडी का तो कुछ ना कुछ मास भी होता है। इसका मतलब फोटॉन जो है वो चार्जलेस होगा। फोटॉन के लिए ये चॉइस चार्जलेस बिल्कुल सही है, और डेफिनेटली अगर कोई बॉडी चार्जलेस है तो वो मासलेस भी होगी। ये दोनों चॉइसेस सही हैं, तो फिलहाल के लिए डी चॉइस दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। इज इट राइट? इट्स क्लियर? नाउ सवाल बनता है कि न्यूट्रॉन को अगर हम न्यूट्रल कह रहे हैं तो इसका प्रूफ क्या है, हाउ इट इज़ न्यूट्रल। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल कैसे है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव वन चार्ज क्यों है। ओके, सो चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की अगर कंपोजिशन देखें तो हम कहते हैं कि प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ क्वार्क्स, और प्रोटॉन में दो अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है। इज इट राइट? और मैं पहले बता चुका हूं कि अप क्वार्क जो है उस पर चार्ज होती है पॉजिटिव 2/3, फिर से अप क्वार्क है, इस पर चार्ज हुई पॉजिटिव 2/3, डाउन क्वार्क पर चार्ज होती है -1/3। इन तीनों को ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 3, 2 + 2 -1, राइट।
So this is 3/3 and 3/3 is equal to 1. This is why proton is said to have charge of +1. Is it right? इसी तरह अगर हम न्यूट्रॉन का जिक्र करें तो हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन की कंपोजिशन में एक अप क्वार्क होता है और 2 डाउन क्वार्क होते हैं। अप क्वार्क पर जो चार्ज होती है वो होती है +2/3, डाउन क्वार्क पर चार्ज होती है -1/3, फिर से डाउन क्वार्क है तो उस पर भी चार्ज क्या हुई, -1/3। ओके, सो सम अप कर ले, 3 +2 -1 -1, 2 -1 -1 इज इक्वल्स टू 0/3, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या मिला कि न्यूट्रॉन पर टोटल चार्ज, सम्ड अप चार्ज जो है वो 0 है। तो इसलिए यही वजह है कि इसलिए हम न्यूट्रॉन को न्यूट्रल कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ जिस पर टोटल चार्ज 0 हो, ऐसी किसी चीज़ को क्या कहा जाएगा, न्यूट्रल। सो वी फाउंड दैट न्यूट्रॉन पर चार्ज, टोटल चार्ज 0 है, इसलिए न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल एंटिटी है। सो यू मे टेक स्क्रीनशॉट।